नमस्कार, आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। आप देख रहे हैं जस्ट टीवी। मैं हूं नेहा शुक्ला। स्ट्रेट टॉक लेकर फिर से आप सभी के सामने हाजिर हूं। आइए शुरू करें आज की अपनी स्ट्रेट टॉक। तो ऑपरेशन सिंदूर और इसे लेकर दुनिया के अलग अलग देशों में भारत के सांसदों का जो डेलीगेशन है वो जाएगा और भारत की तरफ से इस पूरे संघर्ष को लेकर अपना पक्ष रखेगा और कहीं ना कहीं पाकिस्तान को अलग थलग करने की कूटनीतिक कवायद जो है इसके जरिए भारत शुरू कर रहा है। लेकिन इसी के साथ पाकिस्तान की तरफ से भी जवाबी कूटनीतिक कवायद जो है इसकी शुरुआत हो चुकी है। वहाँ भी जो डेलीगेशन है, जो पॉलिटिशियंस का डेलीगेशन है वो अलग अलग देशों में जाएगा, बल्कि इसकी शुरुआत भी हो गई है। ईरानी समकक्ष से जो पाकिस्तानी प्रधानमंत्री हैं उन्होंने फ़ोन पर बातचीत की है। उससे पहले उन्होंने जो है तुर्की के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं उनसे भी फ़ोन पर बातचीत की थी और इसी बीच इशाक डार जो है वो चीन यात्रा पर निकल पड़े हैं। इधर विदेश मंत्री जयशंकर भी निकल पड़े हैं। डेनमार्क, न्यूजीलैंड और माफ़ कीजिएगा, मुझे लगता है नीदरलैंड्स वो रवाना हुए हैं और इसके साथ ही साथ वो जर्मनी भी जाएंगे अपनी 6 दिनों की यात्रा के दौरान। और भारत और इन देशों के बीच जो बातचीत होगी इसमें कहीं इस बात का जिक्र नहीं है, कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट या औपचारिक ऐलान नहीं किया गया है कि इस बातचीत के एजेंडे में जयशंकर भारत पाकिस्तान के संघर्ष पर भी कोई बात कर सकते हैं। हालांकि सब कुछ सूत्रों के हवाले से कहा जा रहा है, इसकी अपेक्षा उम्मीद जताई जा रही है। कुछ सवाल ऐसे में हैं स्ट्रेट टॉक के जो हम चाहते हैं कि आज उन सवालों को समझने की कोशिश करें कि क्या जो भारत और पाकिस्तान के बीच सैन्य संघर्ष था ये संघर्ष विराम हो चुका है, लेकिन अब कूटनीतिक स्तर पर जो एस्केलेशन देखने को मिल रहा है इसके क्या मायने निकाले जाने चाहिए। क्या भारत अब जो है अपना जो एजेंडा है पाकिस्तान के खिलाफ, जो एजेंडा है खास करके आतंकवाद के खिलाफ जो एजेंडा है उसे अब नए आयाम और नए प्रयासों के जरिए अंजाम तक पहुंचाना चाहता है। अलग अलग देशों में भारतीय प्रतिनिधिमंडल की यात्रा प्लान हो रही है। जो चेहरे हालांकि इस प्रतिनिधिमंडल के लिए चुने जा रहे हैं उसे लेकर अलग अलग दलों ने अपनी नाराजगी और आपत्तियां भी जताई हैं, जिसमें कांग्रेस भी शुमार है। ऐसे में सबसे बड़ी बात है कि ये जो पूरा जो खाका खींचा जा रहा है, कार्यक्रम बनाया जा रहा है, क्या इससे विदेशी सहयोगी जो है भारत के वो पूरा का पूरा साथ देंगे पाकिस्तान के खिलाफ? क्या पारंपरिक कूटनीति जो है अब तक भारत की तरफ से, जो भारत का पक्ष है, क्या गैर प्रभावी साबित हुई है कि भारत ने इन एमपीज के डेलीगेशन को अलग अलग देशों की यात्रा का जो है कार्यक्रम तैयार किया है? किन देशों की यात्रा होगी, कितना समय लगेगा और इस पर कितना खर्च आएगा? ये तमाम कुछ सवाल हैं जो कि आम नागरिक समझना चाहते हैं। और क्या इस पूरी प्रक्रिया से कूटनीतिक जीत सुनिश्चित हो पाएगी, सबसे बड़ा सवाल। क्योंकि कहीं ना कहीं जब भारत और पाकिस्तान के बीच सैन्य संघर्ष चल रहा था तो ये देखा जा रहा था कि पाकिस्तान के साथ तो कुछ देश आकर खड़े हैं, लेकिन भारत कहीं ना कहीं जो है अपने साथ खुलकर इसके समर्थन में आने वाले देशों के नाम पर इजराइल को छोड़कर ऐसा कोई भी देश नहीं आया। सभी ने भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव को कम करने की सलाह दी और अपील की थी। हमारे साथ आज के जो पैनलिस्ट जुड़ चुके हैं स्ट्रेट टॉक के मंच पर, आइए उनका स्वागत कर लेते हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं सलमान अरशद हैं, वरिष्ठ पत्रकार, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ सलमान जी। और मुकुल त्रिपाठी हैं, वरिष्ठ पत्रकार, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। शुरुआत में सलमान जी आपसे करना चाहती हूँ। कूटनीति को आप बखूबी समझते हैं, लंबे समय से आप इस पर आपकी डीप एनालिसिस है और स्टडी भी है। ये जो ऑल पार्टी डेलीगेशन का फैसला किया गया है, जिन चेहरों को शामिल किया गया है, क्या ये प्रयास आप देख रहे हैं कि अब तक की जो कूटनीति चली आ रही है भारत की, क्या ये गैर प्रभावी साबित हो गई संकट की घड़ी में? जी बिल्कुल, यहाँ 2-3 बातों को एक साथ नजर में रख के बात करनी होगी। सबसे पहले तो यह कि पाकिस्तान और भारत के जो ताल्लुकात हैं वो कोई नए नहीं हैं। यही ताल्लुकात थोड़े नरम थोड़े गर्म आज़ादी के बाद से अब तक चल रहे हैं। तो एक बात होता है कि पाकिस्तान के साथ जो हमारे मामलात है उसमें कुछ बयां बहुत नया नहीं हुआ है। बॉर्डर पर लगातार फायरिंग होती रही है, कभी रुक जाती है, कभी चलने लगती हैं, दोनों तरफ हताहतों की बात भी बीच बीच में आती है। कभी कभी कुछ बड़ी बातें हो जाती हैं, जैसे भी पहलगाम का मामला हो गया, पिछले साल जो आतंकवादी घटनाएं हुई थी पुलवामा वगैरह का, तो ऐसे कभी कभी कोई बड़ी घटना घट जाती है। लेकिन पाकिस्तान के साथ हमारे ताल्लुकात में अगर आप देखिएगा तो कोई बहुत हाई जंप या हाई लो नहीं है, वो एक खास रिदम में चल रहा है। और ये जो रिदम है ये नाराजगी का है, असहमति का है और नफरत का भी एक हद तक कह सकते हैं।
आप देखें कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने कमोबेश 250 मुल्कों का दौरा किया अपने कार्यकाल में। और माना जाता है कि जब कोई प्रधानमंत्री या मंत्री अपने देश का कोई बड़ा नेता विदेशों में जाता है तो उसके मेजरली दो तीन पहलू होते हैं। कुछ बिजनेस कन्वर्सेशन होते हैं, जैसे आपका आयात और निर्यात का कुछ बैलेंस तय होता है, निवेश आता है, और एक तीसरा पहलू होता है अपने देश के कूटनीति को मजबूत करना। जी। अब ये जो घटना घटी पहलगाम को लेकर के, उसमें हमने साफ तौर पर देखा कि भारत की तरफ से खुल करके कोई भी मुल्क बोलने को तैयार नहीं हुआ। तब ऐसे में सवाल पैदा होता है कि फिर हमारे प्रधानमंत्री और उनके साथ जो भी टीम गई थी, उनके अब तक के जो दौरे हुए जिसमें बिलियन डॉलर में खर्च हुआ, उसका नतीजा क्या निकला। पहलगाम के मामले को अगर हम देखें तो हमें ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री जी की अब तक के तमाम कोशिशों के नतीजे में सिफर नजर आता है। अब अगर प्रधानमंत्री जी डिप्लोमेटिक तौर तरीके से अपने देश को कोई मजबूत आधार 250 या उससे ज्यादा के दौरों के जरिए नहीं दे पाए, तो अब जो डेलीगेशन हमारे देश से दूसरे देशों में जाएगा वो ऐसा क्या हासिल कर लेगा। एक तो ये पहलू। दूसरा पहलू ये कि कुछ सदी पीछे अगर आप जाइए तब तो इस बात का बड़ा महत्व होता था कि राजदूत दूसरे देशों में जाते थे और उससे दो देशों के बीच में रिश्ते तय होते थे, ट्रेड तय होता था, बहुत सारे मामला तय होते थे, द्विपक्षीय बातें होती थी, क्योंकि तब टेक्नोलॉजी की दुनिया इतनी स्ट्रांग नहीं थी। आज आपके देश में कोई घटना घट रही है और अगले कुछ मिनट में पूरी दुनिया में वो सर्कुलेट हो जाती है। पहलगाम में जो कुछ पूरी दुनिया ने देखा, भले ही हमारी देश की मीडिया के जरिए नहीं देखा, लेकिन अलग अलग तरीके से उसको देखा। सरकार की प्रतिक्रिया भी देखी, पाकिस्तान की भी प्रतिक्रिया देखी, सब कुछ देखा। ट्रंप ने जिस तरह से बीच में मध्यस्थता के दावे किए और जिस तरह से उस दावे पर हमारे देश के नेताओं ने खामोशी अख्तियार की, इसको भी देखा। साथ साथ हमारे देश के भीतर कुछ देशों के बहिष्कार की जो बात चली, उसको भी देखा। तो ये जो तमाम मामले हैं, इनको देख करके लगता नहीं है कि जो हमारी टीम जाएगी दूसरे देशों में, तो वो कुछ नया बता पाएगी। आप ये कहना चाहते हैं जी कि सब कुछ सारी सूचनाएं और जानकारी। जी, मैं ये कह रहा हूं, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि जो डेलीगेशन जा रहा है वो नया क्या बताएगा दूसरे देशों को, जिससे कि उनके साथ हमारे ताल्लुकात बेहतर हो जाएंगे, जो कि अभी तक हमारे प्रधानमंत्री जी के डायरेक्ट दौरों से नहीं हो पाए। जी, मुकुल सर, आपसे मेरा यही सवाल कि नया ऐसा क्या जो है अपने एजेंडे में लेकर ये प्रतिनिधिमंडल जाएगा अलग अलग देशों में। हालांकि ये जो देश हैं उनकी सूची जो है अभी तक निकलकर सामने नहीं आई है, लेकिन जो चेहरे निकलकर सामने आए हैं, क्या ये वो प्रतिनिधिमंडल है जो भारतीय पक्ष को बिल्कुल मजबूती से रखेगा, जो कि भारत सरकार में जो मौजूदा ब्यूरोक्रेसी है, जो हमारी फॉरेन सर्विसेज जो है विभाग है, डिपार्टमेंट है, या फिर हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर है वो नहीं कह पाए। अब ये प्रतिनिधिमंडल जो है एक किस्म का जो है जियो पॉलिटिकल प्रेशर बिल्ड कर पाएगा, खास करके शशि थरूर के नाम पर। जी नेहा जी, मेरे को पैनलिस्ट और आपको मेरा नमस्कार। देखिए नेहा जी, पूरी जो अभी जैसे मैं बिल्कुल सहमत हूं कि हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है और जिस तरह के दौरे रहे उस पर क्वेश्चन मार्क लग चुका है। और साथ ही ये पहला ऐसा, आप इसे युद्ध भी नहीं कह सकते कि वॉर थी, कॉन्फ्लिक्ट कह सकते हैं कि झड़प थी, और झड़प में ऐसा झड़प नहीं थी, वहां से अटैक हुआ। इंडियन गवर्नमेंट का कहना है कि हमने उस पर कार्रवाई की है। कार्रवाई करने में जो चीजें रहती हैं, देखिए ये जो जा रहा है प्रतिनिधिमंडल, इस पे हम बाद में आएंगे। सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि इससे भारत को मिला क्या। जी, भारत ने अटैक किया, अटैक करने के बाद ट्रंप, ये सारा सब इसमें ज्यादा डिस्कस करने का कोई मतलब नहीं है। लेकिन प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री पूरी तरह से कई मौकों पे फेल हुए हैं इसी घटना को लेकर। जी, और इस घटना में जो चीजें हुई है वो बड़ी हैरान करने वाली है कि रशिया हमारा जो मतलब दशकों से हमारे साथ था, जी, दशकों से साथ था। मैं तो रहा हूं वहां पे, 3 साल मैंने बिताए हैं। वहां के जो लोग हैं, वहां के जो हम लोग का बहुत अच्छा एक रिलेशन है कि जैसे वो लोग इंडियंस को देख के बहुत कुछ होते हैं। जी, लेकिन इधर भी जब से आप ये देखिए कि पिछले 2-3-4 साल से ऐसा हुआ है कि कुछ ऐसे वर्ल्ड लेवल पे चेंजेस आए हैं, चाहे वो यूक्रेन हो, चाहे कुछ भी हो। रशिया थोड़ा चाइना की तरफ बढ़ गया जी। हमारे मोदी जी कई बार जाते हैं, ट्रंप से गले मिलते हैं, पुतिन से गले मिलते हैं, लेकिन भारत है किस तरफ? क्या भारत एक पेंडुलम है?
जो बीच में डोल रहा है, ना वो इधर का हो पा रहा है ना उधर का हो पा रहा है। और ये पहला ऐसा, अगर ये युद्ध नहीं था तो सीज फायर क्यों हुआ? जी पहली बात, सीज फायर जब होता है तो बाकायदा रिटर्न होता है। जी दूसरी बात आपको ये बता दे कि जो ये प्रतिनिधिमंडल जा रहा है, ये बताएगा क्या? ओसामा बिन लादेन को पूरी दुनिया ने देखा, पाकिस्तान में मारा गया। जी आपका 26/11 हुआ, उसका आपने देखा। जी भारत में हुआ, उसका देखा कि बॉम्बे में हुआ। रेगुलर घटनाएं हो रही है पूरे वर्ल्ड में। बीबीसी कवर कर रहा है, CNN कवर कर रहा है, दुनिया के बड़े मीडिया ग्रुप्स इसको कवर कर रहे हैं। हम भारतीय मीडिया को एक तरफ किनारे कर देते हैं, कवर तो ये लोग भी कर रहे हैं, लेकिन उससे ज्यादा गवर्नमेंट कवर कर रही है कि इस चीज के हम डीप में कोई सवाल ना पूछने पाए। ये सवाल ना पूछने का अगर चीजें हैं, तो ये जो प्रतिनिधिमंडल जा रहा है, इस पे कितने करोड़ रुपए खर्च होगा, आप ये बताइए। बिल्कुल। ये और इसकी जो डॉक्यूमेंट जो ये ले जा रहे हैं, वो क्या ले जा रहे हैं, देश की जनता को बताना नहीं चाहिए। अगर ये अटैक का ही ले जा रहे हैं खाली, तो वो 4 आदमी कहा है जिन्होंने 3 आदमी जिसके भी ऊपर कहा कि 3 आतंकवादी आए थे पहलगाम में, वो उन आतंकवादियों का हुआ क्या? जी वो तो आज तक पता ही नहीं चला कि वो लोग कहाँ गए। आकाश निकल गया, जमीन निकल गई, कहाँ गए वो? जी तो ये चीजें बड़ा क्वेश्चन मार्क कर रही है। और साथ ही नेहा जी, एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि जो अभी से हमारे को पैनलिस्ट ने बोला, जितने भी एम्बेसडर होते हैं उनका काम जो होता है, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है कि आप उस देश की सारी घटनाओं को डे बाय डे, मिनट बाय मिनट, बिल्कुल। मुझे लगता है तमाम मुल्कों के जो राजदूत हैं उनके साथ विदेश मंत्री ने बैठक की थी, वो भी तस्वीरें आई थी। और ये सब ऑपरेशन सिंदूर शुरू होने से पहले की थी कि तमाम सहयोगियों को जो है पहले ही भारत ने अवगत करा दिया था कि वो पाकिस्तान में आतंकवादी ठिकानों के खिलाफ एक बड़ा ऑपरेशन जो है अंजाम देने की तैयारी कर रहा है। एक छोटा सा ब्रेक यहाँ पर लेना पड़ेगा मुकुल जी, एक ब्रेक के लिए रुकते हैं। स्ट्रेट टॉक के दर्शकों से अनुरोध की जुड़े रहिए मंच पर। जस्ट टीवी के ब्रेक के छोटे से ब्रेक के बाद लौटेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि भारत अगर कूटनीतिक प्रयास कर रहा है तो इस प्रयासों में नया क्या है जो कि भारतीय पक्ष को मजबूत करेगा आतंकवाद की लड़ाई के दौरान। एक ब्रेक के बाद लौटते हैं। फिर से स्वागत है आप सभी दर्शकों का। आप देख रहे हैं स्ट्रेट टॉक और आइए सीधे चलते हैं सलमान अरशद जी के पास। सलमान जी, क्या ये हम माने कि विदेश मंत्री जयशंकर अपने पूरे कार्यकाल में उनकी जो कार्यशैली रही है वो इतनी असफल साबित हुई है? अगर मैं सिर्फ पाकिस्तान नीति को छोड़ दे, इसको अलग कर दिया जाए, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जितने भी संगठनों के साथ भारत जुड़ सका है, क्या इसकी जो है सफलता या फिर इसका जो श्रेय है वो विदेश मंत्री जयशंकर को देना मुनासिब नहीं समझते आप? जी मुझे तो लगता है कि सबसे पहले तो भारतीय जनता पार्टी के जो काम करने के तौर तरीके हैं, अगर आप उसे आप गौर करें तो हर काम यहाँ सिर्फ 2 व्यक्ति कर रहे हैं, एक हमारे प्रधानमंत्री, एक हमारे गृह मंत्री, बाकी लोगों का चेहरा तो नजर ही नहीं आ रहा। तो एक तो ये कि साफ साफ यहाँ दिखता है कि जो टीम वर्क होता है, किसी भी देश की हुकूमत हो, चाहे कमजोर हुकूमत हो चाहे ताकतवर हुकूमत हो, उनका अपना एक टीम वर्क होता है। और किसी भी प्रशासनिक यूनिट को अगर अच्छे से चलाना है तो टीम के तौर पर ही काम करेगी तो आगे बढ़ पाएगी। एक आदमी की कैपेसिटी इतनी नहीं है कि वो 10 लोगों के बराबर काम कर सके। तो एक तो यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की हुकूमतों की यह खासियत है, आज से नहीं शुरू से ही, कि यहाँ हर कोई हर किसी का काम करता हुआ नजर आता है, इसमें दिक्कत होती है। शशि थरूर की जो चर्चा है उनके काबिलियत की, वो सबसे बड़ी काबिलियत उनकी यही चर्चा है कि वो विदेशियों के साथ डील बहुत अच्छी करते हैं, उनकी जबान बहुत अच्छी है, उनकी समझ बहुत अच्छी है, और पॉलिटिकल मामलों पर उनका जो वो या प्रेजेंटेशन होता है वो बहुत इफेक्टिव है। तो ऐसा सलमान जी, क्या जयशंकर जी की जुबान अच्छी नहीं है? जी जयशंकर जी की जुबान अच्छी नहीं है क्या वो जिस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अपना पक्ष या फिर भारत की पॉलिसी पर बोलते हैं, शशि थरूर की जुबान की मिठास उनमें नहीं है? नहीं, मैं पॉजिटिव कह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि वो जिस तरह से मुद्दों को समझते हैं, जिस लहजे में बात करते हैं, उसके पीछे विदेशी मामलों के साथ उनका लंबा जुड़ाव भी है, लंबा अनुभव भी। हम लोग आज पता करते हैं कि फिल्मी इसलिए बात कर पा रहे हैं कि हमारे हम सब के पीछे 10-20 साल का अपना अनुभव। तो किसी एक व्यक्ति को किसी एक फील्ड के साथ जोड़ के रखेंगे तो वो बेहतर काम कर पाएगा, जो कि भारतीय जनता पार्टी के अब तक के कार्यकाल में नहीं हुआ। दूसरा, अगर आप गौर करें तो भारतीय जनता पार्टी जब से इस देश में हुकूमत कर रही
है, उसने अपने पड़ोसियों को सबको एक के बाद एक नाराज किया है। छोटे से ममालिक को आप देख लीजिए, श्रीलंका हमसे नाराज है, मालदीव हमसे नाराज है, पाकिस्तान हमसे हमेशा से नाराज रहता है, बांग्लादेश जिसकी बुनियाद हमने रखी, हमने उससे भी अपने रिश्ते मेंटेन नहीं कर पाए, वो भी हमसे नाराज है। चाइना भी पाकिस्तान की तरह जो हमारा ट्रेडिशनल एक तरह से दुश्मन है और जो बहुत सारे मामलों हमसे ताकतवर है, उससे भी हमारी नाराजगी के ही रिश्ते हैं। ये अलग बात है कि उस नाराजगी का नाम लेने तक की कुव्वत नहीं रख पाते। अभी भाई ने कहा कि रशिया के साथ जो हमारा दशकों का रिलेशन है उसको हम बर्बाद कर चुके हैं। एक अमेरिका को खुश करने के लिए भारत ने अपने तमाम पड़ोसियों से रिश्ते खराब किए हैं। वो भारत जो गुटनिरपेक्ष आंदोलन खड़ा करता है उसका पिलर बनता है और कोल्ड वार के जमाने में एक दूसरी टीम बना के खड़ा कर देता है। नया भारत जो आजाद हुआ है, उस भारत को इतने सालों बाद इतना कमजोर होना पड़ेगा, ये कोई सोच नहीं सकता। तो सबसे बड़ा सवाल तो भारतीय जनता पार्टी के तौर तरीके पर है, चाहे कि इंटरनल पॉलिसी हो और चाहे आउटर पॉलिसी हो। ये तय ही नहीं कर पा रहे हैं कि हमें दुनिया के मंच पर कैसे काम करना है। देश के भीतर तो उनका पैटर्न सेट है कि किस तरह से चुनाव जीतेंगे, लेकिन देश के बाहर ये कैसे काम करेंगे ये तय नहीं कर पा रहे। जी मैं मुकुल जी से सवाल लेना चाहूंगी। मुकुल जी, क्या भारत सरकार का ये जो प्रयास है, ये प्रयास उस मौके की नज़ाकत या फिर संवेदनशीलता को दर्शाता है जिसमें भारत को ये पूर्णतया एहसास हो गया है कि पूरी दुनिया में जब बात पाकिस्तान के साथ संघर्ष की आती है तो दोनों मुल्कों को बराबरी के जो है उस एक ही तराजू पर तौला जा रहा है, ना कि भारत की जो लोकतांत्रिक छवि है या फिर जो उसकी आर्थिक स्थिति है उसको कोई प्राथमिकता मिल रही है, और ये भारत जो है इसे बहुत ही गंभीरता से ले रहा है। आखिर इस पूरे प्रयास के पीछे आप क्या लक्ष्य देख रहे हैं, अचीव क्या कर लेगा भारत? जी देखिए, मुझे इस कवायद में कुछ समझ में नहीं आता कि आखिर इससे होगा क्या। आप खुद पीड़ित थे, आपके ऊपर अटैक हुआ, आपने उसका बदला लिया। पूरी दुनिया ने देखा कहीं ढकी छुपी कोई चीज ऐसी नहीं है जो आपका कहीं किसी फोरम पे आपने छुपाई हो, कोई ऐसी चीज करी हो जो ढकी छुपी की है कि रात में आपने आक्रमण कर दिया, पता ही नहीं चला, बाद में सैटेलाइट अमेरिका दिखा रही है। ऐसा कुछ नहीं है, आपने खुल के लड़ाई करी है। तो ऐसी लड़ाई करने में आप सिर्फ एक चीज हमको समझ में नहीं आ रही कि सारे, जब आपने खुद बोला नेहा जी, आपने चीन तक के राजदूत को, एम्बेसडर को बुला के ब्रीफ कर दिया। हर कंट्री का यहाँ पे एम्बेसडर है, ऐसा नहीं है कि नहीं है। पाकिस्तान का ठीक है, पाकिस्तान से हमें ना बुलाना है ना उनका, हम लोगों ने काफी खत्म भी कर दिया, अपने भी काफी खत्म कर दिए संबंध। इनफैक्ट अफगानिस्तान, बलूचिस्तान, ये सब भी जो थे, पाकिस्तान को जो, आपकी तो पॉलिसी होनी चाहिए कि आप उस तरफ मजबूत करिए अपने आप को। यहां तो ये हो रहा है कि हम जाके लोग बता रहे हैं कि आपका बच्चा अगर फर्स्ट आया है तो आप दूसरों के घर में जाके बता रहे हैं। हम अगर हमें जीतने की बात करें, अगर हम यह जंग जीत चुके हैं तो हम, अगर आपका सरकार का अपना मोटिव क्लियर है कि हमने उनको डिस्ट्रॉय कर दिया वो सारे, तो आपको क्या जरूरत है आप बताने की? दुनिया देख नहीं रही है? पूरी दुनिया इस आतंकवाद से, आतंकियों से परेशान है। यूके से लेके आपका अमेरिका हो, चाहे और कंट्रीज, फ्रांस में हमला हुआ, बहुत कुछ हो चुका है। तो अब आपको एक्सप्लेन किसको क्यों कर रहे हैं आप? क्या ये जाहिर बात है जी, क्या इसमें कश्मीर का मुद्दा जो है ये भविष्य में भारत को परेशान कर सकता है? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप बार बार कश्मीर का मुद्दा उठा रहे हैं। क्या ये जो है भारत को एहसास हो रहा है कि अब कश्मीर का मुद्दा फिर से जो है कहीं ना कहीं अंतर्राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म्स पर उठाया जाएगा और उछाला जाएगा, और पाकिस्तान को शह चीन और अमेरिका, दुनिया की दो ताकतें जो हैं, उसका जो पूरा का पूरा सहयोग मिल रहा है? क्या भारत को ये एहसास है? ये एक जो है मुख्य फोकस, मुख्य बिंदु हो सकता है इस पूरी यात्रा का? मुकुल जी देखिए, चाइना हो, अमेरिका हो, कोई भी कंट्री हो, अगर कोई थर्ड कंट्री इन पाकिस्तान और इंडिया के बीच में आएगा तो सबसे पहले बट ऑब्वियस से सरकार अपोज करेगी और बिल्कुल मानेगी नहीं। वो थर्ड कंट्री में अगर वो मिलने के लिए कहते हैं कि कश्मीर के मुद्दे को संभालिए, तो ये कई बार पहले भी हम लोग देख चुके हैं। जो भी जानकार लोग हैं वो जानते हैं कि इंडिया रिफ्यूज कर देता है, क्योंकि कश्मीर हमारा अभिन्न अंग है। लेकिन जिस तरह से नैरेटिव फैलाया गया, आप लोगों ने देखा ही है कि जब ये हमला हुआ उसके बाद बाइकॉट कश्मीर का एक मूवमेंट चला, वो ट्विटर पे भी चला, फेसबुक पे भी चला, लोगों ने टिकट कैंसिल कराए। बिल्कुल ठीक बात है कि वहां पे किसके भरोसे गए थे। हम लोग भी अगर प्रोग्राम बनाएंगे तो हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं कि राहुल गांधी वहां पे बर्फ का गोला बहन से अपने खेल रहे थे प्रियंका के साथ, और नाउ एवरीथिंग इज वेरी सेफ ओवर देयर, आपको कोई आतंकवादियों से डरने की जरूरत नहीं है। तो बट अगर मैं क्या, पूरा इंडिया जाएगा?
कि हमारा प्रधानमंत्री कह रहे हैं, लेकिन वहां जब इस तरह की घटना हो जाती है तो जाहिर बात है मेरा भी प्रोग्राम होगा तो मैं कैंसिल कर दूंगा। लेकिन उसको इस तरह से कि कश्मीरियों को पाकिस्तानियों के साथ बता के जो ये ट्रोल चले हैं, जो ये उनके ऊपर अटैक हुए, उस पर कोई नहीं बोला जी, ये बहुत बुरी चीज है। और जिस तरह से ये लोग जा रहे हैं तो ये टूर पैकेज माना जाएगा। आप जाएंगे, आप ये कागज जो आप सारी कंट्री जितने भी आप जा रहे हैं, 25 में जा रहे हैं, 20 में जा रहे हैं, 35 में जा रहे हैं, व्हाटएवर, आप उन राजदूतों को बुला के यहाँ पे आप उनको नहीं समझा सकते थे जी? वो भी तो मैसेज उनके राष्ट्राध्यक्षों पे जाता, प्राइम मिनिस्टर पे जाता, उनके फॉरेन मिनिस्ट्री में जाता कि इंडिया का स्टैंड ये है और बिना गए ये खर्चा आप कम कर सकते थे। जी बिल्कुल मुकुल जी, यानी कि जो एग्जिस्टिंग चैनल्स हैं उसका इस्तेमाल करके समय और पैसे सबकी बचत होती, लेकिन भारत सरकार के जिस स्तर के प्रयास लग रहे हैं, मुझे लगता है कि भारत सरकार पाकिस्तान को अब आक्रामक तरीके से अलग थलग करने की रणनीति पर आगे बढ़ रही है। एक छोटा सा ब्रेक लूंगी और इससे पहले कि सलमान जी के पास एक और सवाल लेकर मैं जाऊं, ब्रेक के लिए रुकेंगे और ब्रेक के बाद फौरन लौटते हैं स्ट्रेट टॉक के सवालों के साथ। फिर से स्वागत है आपका। और सबसे बड़ा सवाल इस वक्त का कि भारत की डिप्लोमेसी का डंका पूरे देश, अलग अलग जो देश हैं दुनिया के, वो कितना बजेगा, क्योंकि जब G20 की बैठक नई दिल्ली में हुई थी तब पूरी दुनिया ने माना था, तब चीन और रूस के राष्ट्रपति तो भारत नहीं आए थे, लेकिन सबने ये माना था कि भारत की इसमें कूटनीतिक सफलता है। जिस तरीके से रूस का बिना नाम लिए हुए जो है एक डिक्लेरेशन जो है निकला था, उसमें रूस का नाम नहीं आया था, इसलिए भारत की एक बड़ी कूटनीतिक उपलब्धि मानी गई थी। लेकिन वही भारत अब उसी की कूटनीति पर फिर से सवाल उठ रहे हैं और ये सवाल पाकिस्तान से जुड़ा हुआ है कि पाकिस्तान को क्यों भारत के समानांतर लाकर खड़ा कर दिया अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने। हमारे साथ सलमान अरशद बने हुए। सलमान जी, हम समझना चाहते हैं और मैं चाहती हूँ कि अपने दर्शकों तक भी ये जानकारी ज़रूर हम पहुँचाएं अपनी इस चर्चा के ज़रिए कि आखिर वो क्या मुद्दे हो सकते हैं जो कि भारत के ये जो प्रतिनिधिमंडल है, सांसदों का प्रतिनिधिमंडल, वो अलग अलग देशों में जाएगा और वो उन बिंदुओं से उन नेताओं को, उन जो ऑफिशियल्स हैं उनको अवगत कराएगा ताकि पाकिस्तान के खिलाफ उसकी रणनीति कामयाब हो सके, जो अब तक नहीं दिख रही है। अर्शद जी, क्या वो पक्ष होगा कि पाकिस्तान में हमने जिन जिन ठिकानों को निशाना बनाया वो आतंकवादी ठिकाने थे, पाकिस्तान के तमाम जो दावे थे कि ये पाकिस्तान पर हमला था ये झूठ है। जैसे आपने पहले ही कहा कि सारी बातें तो पहले से ही जानकारी में, सब दुनिया भर की मीडिया ने इस पर अपनी अपनी रिसर्च की, अपना अपना जो कवरेज किया है, सभी राष्ट्राध्यक्षों को सभी की जानकारी पहले से है। ऐसे में किन जानकारियों को आपको लगता है कि भारत का प्रतिनिधिमंडल सामने रख सकता है? शशि थरूर का नाम मैं इसलिए लेना चाहती हूं क्योंकि शशि थरूर का जो प्रतिनिधिमंडल है वो अमेरिका भी जा रहा है। जी, आपके सवाल पे आने से पहले जो आपका पिछला सवाल था उस पर एक छोटी सी टिप्पणी करना मैं बहुत जरूरी समझता हूँ। जी, कश्मीर से सारा मुद्दा जुड़ा हुआ है और पाकिस्तान के साथ हमारे रिश्तों में जो उतार चढ़ाव हैं, जो खट्टे मीठे रिश्ते हैं, झड़पों के रिश्ते हैं, ये सब कश्मीर के हवाले से। कश्मीर के लिए भारत की जो नीति रही है उसको बहुत आलोचनात्मक दृष्टि से देखने की जरूरत है। जब से ये मुल्क आजाद हुआ तब से लेकर के आज तक कश्मीर में 3 तरह के लोग रहे। एक वो ग्रुप जो भारत से कश्मीर को आजाद कराना चाहता था, अब 90 के पहले चले जाएं तो अमरुल्लाह खान साहब वगैरह का जो ग्रुप था जो आजाद कश्मीर की बात करता था। एक और हिजबुल मुजाहिदीन टाइप का एक ऑर्गेनाइजेशन था जो पाकिस्तान में कश्मीर को मिलाना चाहता था। लेकिन एक बहुत बड़ा तबका पाकिस्तान कश्मीर में मौजूद रहा, अब्दुल्ला के खानदान के जैसे लोगों के तरह का, जो भारत के साथ रहना। जी, बड़े अफसोस की बात है कि दिल्ली की हुकूमतों ने कश्मीर के इन तीनों धड़ों के साथ अपने व्यवहार को प्रॉपरली प्लान नहीं किया। और सबसे खराब बात ये हुआ कि पहले भी और खासतौर से भारतीय जनता पार्टी की राजनीति जैसे जैसे चरम पर पहुंची और जैसे जैसे पूरे देश में उसको मकबूलियत हासिल हुई, कश्मीर को लेकर के इन दो धड़ों को एक में मर्ज कर दिया गया और पूरे कश्मीर को दुश्मन के तौर पर पूरे देश में रखा गया। अभी ACPR करके एक एनजीओ है जिन्होंने पहलगाम वाले मामले के बाद फैक्ट इकट्ठा किया और 300 से ज्यादा हेट क्राइम्स हुए इस दौरान मुसलमानों और कश्मीरियों के खिलाफ
अभी जी। पिछले 10-15 दिनों में। तो जी। आप सोच करके ये देखें, इस तरह के जो हेट क्राइम्स हो रहे हैं उस पर प्रशासन ने कोई बहुत सख्ती नहीं बरती। और पिछले लगभग 20 साल को अगर आप देखें तो वहां पे आप देखेंगे कश्मीर के इन 3 खित्तों को लेकर के बात ही नहीं हो पाई लोगों में। लोगों तक ये मैसेज ही नहीं गया कि कश्मीर में भारत के साथ रहने के ख्वाहिशमंद लोग भी रहते हैं। उमर अब्दुल्ला या फारूक अब्दुल्ला या अभी जो और लोग इससे जुड़े हुए लोग हैं इनके पार्टी से, ये तो शुरू से ही भारत के पक्षधर रहे हैं। जी। तो सबसे पहले तो कश्मीर के सम... मामले में ये जी। फेल्योर है भारतीय जनता पार्टी का भी और उससे पहले कांग्रेस का भी, कि हमने कश्मीर के उन लोगों को गले नहीं लगाया जो सच में हमारी बाहों का इंतजार कर रहे थे। और दूसरा जो कांग्रेस के दौर में सबसे बड़ा फेल्योर था कि कश्मीर में हमने डेमोक्रेसी को मजबूत नहीं होने दिया और भारतीय जनता पार्टी ने पूरे कश्मीर को दुश्मन बना दिया। तो ये तो इंटरनल फेल्योर है। जी। अब आपने पूछा है कि ये लोग जाएंगे बाहर, तो सलमान जी एक चीज मैं जोड़ना चाहती हूँ, विजय शाह का मामला आपको ध्यान में लाना चाहती हूँ। जो मध्य प्रदेश के मंत्री, जनजातीय मामलों के मंत्री, उन्होंने भी एक विवादित टिप्पणी दी थी, मुसलमानों को भी इससे जोड़ा था। कहीं ना कहीं FIR उनके खिलाफ दर्ज जो करने के आदेश दिए गए हैं, सुप्रीम कोर्ट ने भी SIT का गठन कर दिया है। इसमें आप जो है भारत सरकार की भूमिका को देखते हैं या फिर MP सरकार की भूमिका को देखते हैं? आप देखना क्या है, ये कुछ चीजें तो इतना साफ तौर पे दिख रही हैं कि अंधा भी टटोल के समझ लेगा। 2 घटनाओं को आप लीजिए। एक तो मिस्टर शाह साहब का है जो उन्होंने बयान दिया, उनकी नीयत क्या थी, वो कहना क्या चाहते थे वो जाने, लेकिन उन्होंने अपने बयान के जरिए इस देश की एक बेहद सम्मानित और बहादुर महिला जो मुस्लिम तबके से ताल्लुक रखती है, उसे पाकिस्तान के आतंकवादियों के साथ जोड़ा। नियत उनकी कुछ भी रही हो, पर उनका स्टेटमेंट जो सामने आया वो निहायत ही गैर जिम्मेदाराना है। इसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए थी। भारतीय जनता पार्टी को सबसे पहले कम से कम उन्हें अपनी पार्टी से बाहर करना चाहिए था, या नहीं लंबा चौड़ा तो 4-6 महीने के लिए उन्हें पार्टी से आउट करना चाहिए था। तो इससे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एक अच्छा मैसेज जाता। भारतीय जनता पार्टी ने ये नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद उनके ऊपर कार्रवाई हुई और फिर भी गिरफ्तारी पर उनको रोक लग गई है। अब उस पर जांच होगी, SIT जांच करेगी, तब कार्रवाई होगी। दूसरी तरफ अली खान जो यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर, अशोका यूनिवर्सिटी सोनीपत जी, एक सिंपल सा उनका फेसबुक पोस्ट है, हमने पढ़ा पोस्ट को, कुछ भी उसमें ऐतराज करने जैसा नहीं है। मुमकिन है जो पहले से प्रशासन के निशाने पर रहे हो या किसी ने कोई गेम खेला हो, पता नहीं, उनके ऊपर कार्रवाई हो गई और फटाफट कार्रवाई। भाई अगर मंत्री जी की जांच होगी तब उनके ऊपर कार्रवाई होगी, तो ये नियम किसी आम नागरिक पर लागू क्यों नहीं हो सकता? तो आप देखें भारतीय जनता पार्टी लगातार भारत के भीतर जिस प्रशासनिक रवैये को अख्तियार कर रही है, उससे साफ साफ 2 मैसेज निकल रहा है। उनकी नीयत ऐसा करने की हो या नहीं हो बाद की बात है, पर जो मैसेज निकल रहा है वो ये कि भारतीय जनता पार्टी के प्रशासन में मुसलमान निशाने पे होगा, भले ही वो गलती ना करे। यहां तक कि उनके बुलडोजर की कार्रवाइयां देख लीजिए। एक केस आया था उज्जैन से जिसमें 3 लड़कों ने कहीं किसी का रेप किया था, उसमें मुस्लिम था, मुस्लिम का घर बुलडोजर से गिरा दिया गया, बाकियों के नहीं गिराए गए। तो कार्रवाइयां जिस तरह से हो रही हैं, साफ साफ भेदभाव नजर आता है और ये नजर सिर्फ हमें नहीं आ रहा, दुनिया को भी आ रहा है। आज शशि थरूर ओवैसी साहब जब जाएंगे और उनसे कोई अमेरिका में, यूरोप में बैठा हुआ इन मुद्दों पे सवाल कर लेगा तो क्या जवाब देंगे? आपके आखिरी सवाल पर एक लाइन बोल देता हूं। मुझे लगता है कि इनका कोई एजेंडा अगर होगा भी तो भी हम सबको पता नहीं है, इन्होंने कुछ शो नहीं किया है और दुनिया को सब पता है। ये जो इस वजह से पहलगाम की घटना के बाद उसमें ट्रंप की गैर जिम्मेदाराना टिप्पणियों की वजह से जो भारत को नुकसान हुआ है, भारत के भीतर फजीयत हुई है, भारत के बाहर फजीयत हुई है, उसको शायद मेकअप करने की कोशिश होगी। बाकी मुझे और कोई खास मकसद तो नजर नहीं आता। कुछ आप बता सके तो बेहतर। बिल्कुल बिल्कुल, एक छोटे से ब्रेक का इशारा हो रहा है, लेकिन एक सवाल है कि भारत चाहता है कि कश्मीर हो, POK हो या फिर पाकिस्तान के साथ जो भी द्विपक्षीय मुद्दे हों, वो 2 देशों के बीच ही इस पर चर्चा हो। ऐसे में तमाम देशों का भ्रमण और इस पर भारत सरकार अपना पक्ष रखना चाहती है। तो क्या बायलैटरल जिन मुद्दों को सुलझाना चाहती है भारत सरकार और अब जिन देशों का भ्रमण करना चाहती है अपने प्रतिनिधिमंडल के जरिए भारत सरकार, इसे कैसे देखा जाना चाहिए कि क्या वाकई मुद्दे के समाधान की ये कोशिश है या फिर तथाकथित रूप से ये ध्यान भटकाने की कोशिश? क्योंकि घरेलू मोर्चे पर भारत सरकार के सीज फायर पर सवाल अब भी उठाए जा रहे हैं। एक ब्रेक के बाद लौटते हैं। फिर से स्वागत है, आप देख रहे हैं स्ट्रेट टॉक और दर्शकों को लेकर चलते हैं मुकुल जी के पास। मुकुल जी,
भारत और पाकिस्तान इन दोनों के बीच सबसे बड़ी बात तो यही है कि कश्मीर का मुद्दा, पीओके का मुद्दा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्पष्ट कर दिया था, बात होगी तो कश्मीर के साथ पीओके पर भी होगी बात। अगर ये बायलैटरल मुद्दा है, अगर आतंकवाद समेत तमाम जो मुद्दे हैं, शिमला समझौता ले लीजिए, सिंधु जल संधि ले लीजिए, तमाम जो बड़े बड़े मुद्दे हैं जो दोनों देशों के तरफ से ये दावा किया जा रहा है कि इनके बिना बातचीत नहीं हो सकती या प्री कंडीशंस जो लगाई जा रही है, ये तो बायलैटरल है। तो मेरे दर्शकों को ज़रा इसे आप बताएं कि ये दुनिया भर के देशों में घूमकर क्या वाकई मुद्दे का समाधान इसके जरिए सुनिश्चित हो पाएगा? क्या वाकई पाकिस्तान को अलग थलग करके भारत कोई बड़ी उपलब्धि जो है हासिल कर लेगा? क्या पाकिस्तान FATF में वापस जाता हुआ दिख रहा है जब अब ट्रंप खुल के सिर्फ और सिर्फ व्यापार की धमकी दे रहे हैं? मुकुल जी, नेहा जी देखिए, सबसे अनम्यूट कर ले, अनम्यूट कर ले। अनम्यूट नहीं हो सका है सर जी। हाँ नेहा जी, आवाज आ रही है? नहीं, आपकी आवाज नहीं आ रही। नहीं, अब तुम्हारी आवाज आ रही है। हाँ, मेरी आवाज आ रही है जी, बिल्कुल आ गई जी। हाँ, मैं ये कहना चाह रहा था, देखिए जब क्या कहते हैं, ये जब आपस में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, इंडिया अटैक कर रहा था, उसी बीच में पाकिस्तान को इतना बड़ा मदद अमेरिका करता है उस बैंक के थ्रू, जहां पे उसका 26 के आसपास % स्टेक है, और वो जिसको चाहे उसी को पैसा मिलता है, अदरवाइज नहीं मिलता है। और उस पैसे को लेकर भी इंडिया की बड़ी फजीहत हुई। आप ट्रंप के गले में हाथ डाल के हाउडी मोदी, और आपने क्या क्या कार्यक्रम उनके साथ किया, नमस्ते ट्रंप, सब कर डाला आपने। ऐसे में सवाल तो पूरे उस पर उठेगा, पाकिस्तान को लेके तो देश की जनता ही, अगर कश्मीर की बात आएगी तो पूरा इंडिया कश्मीर के साथ खड़ा हुआ है। ऐसा नहीं है, भले ही वो ट्रोलर हो, कोई भी हो, इट डजंट मैटर, ये कश्मीर के साथ खड़े हैं हम लोग, और सारी पार्टियां खड़ी है। लेकिन सरकार के जो मूवमेंट है उस पर क्वेश्चन पूछना आज की डेट में देशद्रोह कहला दे रहा है। आप अगर एक कोई सपोर्ट में डालिए तो आपके पीछे 50 लोग, ये पूरी जो लॉबी चल रही है, ये चंद लोग हैं, ये एक समूह है जो आपके ऊपर अचानक से आक्रमण करता है। तो ये चीजें जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसके साथ भी चल रही है कि पाकिस्तान ने अपने आप को निरीह बताकर इतनी लॉबी कर दी पहले से कि हम पीटे गए हैं, हमको बचाइए, और करते हुए फिर उस पूरे आप सिनेरियो को देखिए तो इनको सिवाय इजराइल के किसी ने सपोर्ट नहीं किया। और यही कारण है कि इन सबको भेज भेज के सबको बताएंगे वहां पे, इसका क्या असर होगा ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया खुद नहीं जानती है। ये सच बता दे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को पता नहीं है। विदेश मंत्री कहते हैं कि हमने आक्रमण से पहले बता दिया था, हम अटैक कर रहे थे कि सेना अलग हो जाए, हम डायरेक्ट। आप वहां पे आदमी रुकेगा क्यों? कौन मरा, कितने मरे, जो फोटो आए हमारे पास वही एक प्रूफ है। लेकिन अगर आदमी, कोई भी भारत का नागरिक अपने सरकार से तो सवाल पूछ सकता है, पाकिस्तान में तो जाएंगे नहीं पूछने। तो ये चीजें नेहा जी सरकार को अच्छी नहीं लग रही, और बार बार कुछ ना कुछ नया करने में, चाहे शशि थरूर को शामिल करना हो, चाहे TMC को शामिल करना हो, चाहे वो तेजस्वी सूर्या को आज इन्होंने बैठा दिया, बुला लिया उसमें, तो ये चीजें चलती रहेंगी और सरकार माइंड डाइवर्ट करके लोगों का एक मुद्दा उठता है, उससे बड़ा एक और मुद्दा पैदा कर देते हैं। अब कांग्रेस जूझ रही है कि शशि थरूर क्यों आए, शशि थरूर का नाम पूछा नहीं गया था, कांग्रेस कह रही है कि हमसे 4 नाम मांगे गए थे। बीजेपी के लोगों का कहना है कि सरकार ने सिर्फ इंफॉर्मेशन दी थी कि आपके सांसद को भेजेंगे, आपने नाम नहीं मांगा था। तो ये चीजें देखिए सरकार बचने की कोशिश कर रही है, लेकिन विश्वास मानिए सवाल तो पूछे जाएंगे। आज जैसे कॉन्फ्रेंस हुई कांग्रेस की, कई सवाल ऐसे हैं, भले ही जो आप अगर उसको कहते हैं कि देश के खिलाफ है, तो हम देश के खिलाफ थोड़ी ना है, हम तो सेना के साथ हैं। हम सवाल सरकार से पूछ रहे हैं और ये सरकार को मंजूर नहीं है। तो आगे क्या होगा, इसमें भी सरकार, अभी देखिए और आगे क्या होता है। जब ये सारे 7 जून को वापस आएंगे, उसके बाद ये खुद सामने आते हैं कि इसको भी फॉरेन मिनिस्ट्री का कोई सेक्रेटरी जो होगा वो उसको हम लोग को बताएगा कि आके वहां पे किन किन कंट्रीज की क्या राय रही। तो राय लेने, अगर राय शुमारी करने जा रहे हैं तो इससे फायदा कैसे बढ़िया, तो राजदूत को बुला के दे देते। तो फिर इतना लंबा ड्रामा और खर्चा करने की जरूरत क्या है? बिल्कुल।
जी सलमान जी, मैं समझना चाहती हूँ ऐसे में क्या ये प्रयास हो सकता है, क्या हम इसको चर्चा के जरिए समझ सकते हैं कि ये प्रयास है देश को एकजुट दिखाने का, आतंकवाद के खिलाफ जो भारत है वो एकजुट है, चाहे इसमें विपक्षी दलों के सांसद भी शामिल हैं। हालांकि उन विपक्षी दलों को ज़रूर आपत्ति है उन नामों पर, लेकिन सरकार ने खुद ही फैसला कर लिया क्योंकि ये जो है राष्ट्र की संप्रभुता की बात है और इसमें दल विशेष जो है इसकी कोई भूमिका नहीं रह जाती है। टीएमसी कह रही है कि हम नहीं शामिल होना चाहते, या फिर कांग्रेस को नाम पर आपत्ति है, और भारत सरकार हवाला दे रही है कि ये तो देश की संप्रभुता की बात है, ये दलगत नीति का विषय नहीं हो सकता, ये जो है फॉरेन पॉलिसी का विषय हो सकता है। इस पर आपकी टिप्पणी जी। एक तो ये कि भारतीय जनता पार्टी जो कह रही है वो खुद इसके खिलाफ काम कर रही है। पहलगाम में जो मामला हुआ, अब उसके तुरंत बाद की घटनाओं को ध्यान से देखें। सबसे पहले तो कश्मीर के आम लोग सड़कों पर उतरे और उन्होंने पूरी ताकत लगा के इस घटना की मुखालफत की, और साथ साथ जहां जहां हमारे टूरिस्ट थे उनकी जिस जिस तरह से वो मदद कर सकते थे वो उन्होंने किया। उन्होंने पूरी कोशिश की कि किसी तरह से इस घटना की वजह से कम कश्मीरियत पर कोई सवाल न उठाए। हमने फिर यहाँ पर बहुत बड़ी गलती कर दी हमारी हुकूमत की तरफ से। अगर देखा जाए, हमारी मीडिया को चाहिए था कि उनके कोशिशों को हाईलाइट किया जाता, हमारा प्रशासन उनकी तारीफ करता, हमारे नेता उनकी तारीफ करते, उनके जो लोग इस मामले में बचाव करते हुए मारे गए उनको आगे बढ़कर कुछ मदद की जाती, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। कश्मीरियों की कोशिश को मीडिया ने पूरी तरह से नजरअंदाज किया। अगर हम ये ना करते तो पूरी दुनिया को मैसेज जाता है कि जिस कश्मीर को पाकिस्तान अपना कह रहा है वो कश्मीर तो हमारा है, भारत के साथ की तहजीब हमारी है। यहाँ एक बार हम फिर फेल कर गए, जैसा कि कश्मीर को लेके हम अब तक करते रहे। इसी बीच में खबर आई कि कुछ घरों पर बुलडोजर चले थे, उनके ऊपर कुछ तरह के आरोप थे। हालांकि ये खबर बहुत ज्यादा चर्चा में नहीं आई, मैं भी नहीं जानता कि इसमें सच कितना है, पर अगर एक दो बुलडोजर की कार्रवाई हुई है तो कश्मीर को लेकर के हमारा पक्ष जो इंटरनेशनल मंच पे रखा जाएगा वहां पर इस पर ये दाग होगा। एक और बात यहाँ कहता चलूं कि विदेश नीति को लेकर के जो हमारी भारतीय जनता पार्टी हुकूमत उसको लेकर के मैं बड़ा कंफ्यूज रहता हूं। हम किसी दूसरे देश के मामलात में अगर दखल देंगे तो वो भी हमारे देश के मामलात में दखल देगा। ट्रंप को चुनाव जिताना हमारे सरकार का काम नहीं था, लेकिन हमने उनके चुनाव को में मदद करने की कोशिश की। ये बहुत बड़ी चूक थी भारतीय प्रशासन की, भारतीय हुकूमत की, जो हमने अमेरिका को लेकर के किया। आप देखिए उसके बाद जो बाइडेन की हुकूमत आई, जाहिर सी बात है उनके मन में कहीं ना कहीं खटक रही होगी। अभी ट्रंप जब दोबारा ट्रंप का जो स्टेटमेंट आया है पहलगाम को लेकर के, उसमें 2 पॉइंट है जिस पर बार सोचने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि ये जंग हमने रुकवाई, भारत ने नहीं रोका, पाकिस्तान ने नहीं रोका, हमने रुकवाई, और ये धमकी देके रुकवाई कि तुम्हें बिजनेस का नुकसान होगा, हम तुम्हारे साथ बिजनेस नहीं करेंगे। अब इन दोनों बातों को ध्यान में रखें और फिर देखें कि जो पाकिस्तान को मदद मिली है आईएमएफ की, उसके बाद अभी आज ये खबर मैंने पढ़ी कि उनको इस बात का निर्देश दिया गया है कि वो बजट कैसा बनाएंगे, यानी उस पैसे का कहां वो कैसा खर्च करेंगे ये भी वो मालिकान तय करेंगे जिन्होंने उन्हें लोन दिया। ये कोई नई बात नहीं, जब विदेशी कर्जा आप लेते हैं तो शर्तें लगाते हैं, उन शर्तों को हम मानते हैं और बहुत बार हम ना चाहते हुए भी उन शर्तों को मानते हैं। पर आप गौर करें कि ट्रंप ने कहा जंग हमने रुकवाई, उसमें बिजनेस का एंगल डाला और बार बार इस बात को दोहराया, यानी कि पाकिस्तान और कश्मीर और भारत का जो त्रिकोण बन रहा है इसमें अमेरिका ऑलरेडी घुस चुका है। आप लाख कहें कि हमने द्विपक्षीय बातें से इस मामले को हल करना, तीसरे पक्ष को एंट्री नहीं देने देंगे, पर वो एंट्री हो चुकी है। एक खबर और आई थी शायद न्यूयॉर्क टाइम्स के जरिए, जिसमें उन्होंने कहा था कि भारत की तरफ से कहा गया है कि वो इस जंग को रुकवाएं। ये खबर कितनी सही है कितनी नहीं बता नहीं सकते, क्योंकि आजकल प्रोपेगेंडा वार भी बहुत जम के चल रहा है। पर अगर आप सोचें कि अगर ये बात सही हो कहीं से भी, या अगर नहीं भी सही हो, इस बात को प्रचारित कर दिया हो पाकिस्तान ने, तो हमारी इमेज क्या बन रही है कि हम ही चोट खाए, हमने चोट का बदला लेने गए, फिर हम चोट खाए, फिर हाथ जोड़ के कहे साहब जंग रुकवा दो, और फिर मालिक दौड़ के आए ट्रंप, उन्होंने जंग रुकवा दी, पाकिस्तान बेजा जुलूस मना रहा है। तो आप देखें कि डिप्लोमेसी के लेवल पर, दुनिया के मंच पर हम हमारी तू करवा चुके हैं। मुझे नहीं लगता है कि ये जो डेलीगेशन जा रहा है ऐसा कुछ कमाल का करके आएगा जिससे हम हमारे इस जो सम्मान का लेवल हमारा कम हुआ है इसे ऊंचा कर पाएंगे। या फिर
जो भारत की जनता है उनके सामने जो है अपने प्रयासों को लगातार प्रदर्शित करने का ये तरीका भी कहा जा सकता है। मुकुल जी, एक बिल्कुल ही एक लाइन की एक छोटी सी टिप्पणी, क्या अपने प्रयासों को प्रदर्शित करने की ये कोशिश की जा सकती है भारत की उस जनता के सामने, घरेलू स्तर पर जो मजबूरियां भारत सरकार की बनी हुई है उसके लिए भी ये प्रयास है? हालांकि इस तरह की चर्चा में कितनी डिप्लोमेसी बरती जाती है, उसका क्या नतीजा आता है, हमने देखा है कि उस पूरे स्टेटमेंट में कुछ भी मतलब नहीं निकला जाता, सिर्फ और सिर्फ जो है वही रटी रटाई जो बातें हैं वही लिखी होती हैं। जी देखिए, मामला हाथ से गवर्नमेंट के फिसल चुका है, वो अपनी छवि को लेके पूरा काम कर रही है। ये अंतिम लाइन में एक से कह के अपने बात समाप्त करूंगा कि ये शायद दुनिया की पहली ऐसी, जिसे हम अगर जंग है तो, जैसा अभी सब बोल भी रहे और ट्रंप ने भी कहा कि हमने जंग रुकवा दी, इसलिए मैं जंग शब्द का प्रयोग कर रहा हूं कि ये पहली ऐसी जंग है जिसमें दोनों पक्ष जीते। पाकिस्तान में भी गाड़ियों में खूब लाव लश्कर लेकर जीत का जश्न मनाया गया और भारत सरकार ने भी इसे अपनी जीत बताई और यहाँ पे भी लोग मुकुल सर, इसमें चीन की भी जीत हो गई। चीन के जो हथियार है उनका जो एक ट्रायल है सक्सेसफुल हो गया, ये भी बहुत जो किस्से हैं, खबरें हैं। हालांकि इसकी पुष्टि जो है कितनी देखिए, पुष्टि इसलिए नहीं कर सकते कि वो चाइना बॉर्डर से सटा हुआ है और चाइना कितना उनको क्या दे रहा है इसका कोई रिकॉर्ड नहीं रहता। तो इन चीजों पे भारत भी उतना चीन पे भरोसा कभी करता भी नहीं था और पाकिस्तान बाकायदा उसका पूरी मजा ले रहा है। बेसिकली अमेरिका पैसा दे रहा है, चीन हथियार दे रहा है, बाकी उसको अपने जो उसके ब्रदरहुड्स हैं उन सब से जो मदद मिल रही है, ये भारत के लिए खतरा है। और भारत के जो जिसे कहते हैं फॉरेन पॉलिसी है उस पर दोबारा सोचने की जरूरत है, तभी। और अब लग रहा है कि शशि थरूर उसको रीशेपिंग करते हुए नजर आ सकते हैं जिस तरीके से, हालांकि शशि थरूर नहीं, नेहा जी एक चीज जान लीजिए कि जब ट्रंप स्टेज पे बैठे हुए एप्पल के ओनर से बोल सकते हैं कि आप इंडिया में फैक्ट्री मत लगाइए अपनी, जी। तो इसके बाद कुछ बचता नहीं है। जब मोदी से बड़े दोस्त तो नहीं है, ट्रंप और मोदी तो बहुत अच्छे दोस्त है ना। याद होगा कि जब बिडेन प्राइम मिनिस्टर थे, सरकार जा रही थी, तो मोदी जी का जो दौरा हुआ था 2024 इलेक्शन से पहले, ट्रंप ने ट्वीट किया था कि माय फ्रेंड मोदी इज कमिंग और वी आर गोइंग टू सिट टुगेदर, हम लोग साथ बैठेंगे। मोदी जी गए, बिडेन से मिले और 3 दिन का दौरा वो बिना ट्रंप से मिले चले आए। देखिए, इंटरनेशनल लेवल पे खासकर अमेरिका, किसी को नहीं पता था ट्रंप वापस रिपीट कर रहे हैं। तो ये चीजें आज भी वो रखे हुए अपने माइंड में, हो सकता है वही चीजें, इस तरह की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता कि ट्रंप भी जो है किस तरह के पॉलिटिशियन है, इसका पता दुनिया भर के लोगों को है और अमेरिकियों को खास करके सबसे ज़्यादा है, क्योंकि उनके फैसलों से सबसे ज़्यादा जो प्रभाव है, जो असर है आर्थिक मोर्चे पर या फिर सामाजिक मोर्चे पर, वो अमेरिकी नागरिकों को भुगतना पड़ रहा है। एक बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी मुकुल जी आपका भी और सलमान जी आपका भी कि आप चर्चा में शामिल हुए और हमने कोशिश की कि भारत की ये जो कूटनीतिक रणनीति है, जो नई स्ट्रैटेजी दिख रही है कि अलग अलग प्रतिनिधिमंडल जो है सांसदों का अन्य देशों में जाएगा और भारत का पक्ष रखेगा, क्या ये जो पक्ष है सिर्फ और सिर्फ आतंकवाद पर फोकस रहेगा, कश्मीर को भी इसमें शामिल किया जाएगा, या फिर पाकिस्तान के साथ अब तक जो भी उसके मुद्दे हैं उन सभी को जो है वो बातचीत के पटल पर रखा जाएगा। आपके पास कुछ सुझाव हैं या फिर आपका कुछ सोचना है इस पूरे विषय पर, तो हमें लिखकर भेजिए info@justbroadcasting.com या फिर neha@justbroadcasting.com पर भी ईमेल भेज सकते हैं। जुड़े रहिए जस्ट टीवी के साथ। नमस्कार।